नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं आज अपने तमाम दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं कि आज की इस खबर को गंभीरता से देखें, पूरा देखें, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लोगों के हितों से जुड़ी हुई खबर है। हम किस तरह अपने हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम पानी गंदा कर चुके हैं, हवा गंदी कर चुके हैं, हम लगातार पेड़ काट रहे हैं, पर्यावरण से हम लोग बिल्कुल एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या तैयार कर रहे हैं, आज खबर इस मुद्दे पर बनाई गई है। आपको पता है कि एक व्यापारी को पूरी सरकार शरणागत हो चुकी है, भारत सरकार। नाम है गौतम अडानी। किस तरह पूरे देश में सारा रेल से लेके पूरा खेल चल रहा है उनके पक्ष में, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश पे भी उनकी नज़र है। मध्य प्रदेश के बहुत से प्रोजेक्ट वो ले चुके हैं, लेकिन सिंगरौली का ये जो प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ है। 6 लाख पेड़ काटे जाएंगे केवल एक व्यापारी की तिजोरी भरने के लिए। 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, 30-35 हज़ार काटे जा चुके हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कोई। आज मैंने अपने स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम आईएफएस ऑफिसर रहे आजाद सिंह डावास जी को बुलाया है, आमंत्रित किया है। वे मध्य प्रदेश के एडिशनल पीसीसीएफ रहे हैं और उन्होंने 15 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखा है। ये पत्र मेरे हाथ में है और उन्होंने बाकायदा कानून की भाषा में ये पत्र लिखा है। इनका कहना है कि अडानी की जो कंपनी है टाटा टेक मिनरल सोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली में जो धिरौली खदान दी गई है वो बिल्कुल गलत दी गई है। उसकी टाइमिंग गलत है। उसकी खदान को लेके जो आवेदन से लेके निर्णय तक की प्रक्रिया है उस पर तमाम सारे सवाल उठाए हैं। 3 पेज के इस पत्र के बाद आजाद सिंह डावास यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि वे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। कारण ये मध्य प्रदेश के लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है। एक साथ एक जिले में 6 लाख पेड़ काट देने से ना केवल हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, बल्कि वन्य प्राणी हमारे एक तरह से विस्थापित हो रहे हैं। वहाँ हाथियों का कॉरिडोर है, वहाँ बाघों का बताया गया है, तमाम जंगली भालू हैं वहाँ पर, और ये सब जंगली जानवर एक तरह से वहाँ से हटा दिए जाएंगे। आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा, दलितों को विस्थापित किया जाएगा, आम आदमी को विस्थापित करना शुरू हो चुका है। तो मैं सीधे जोड़ता हूं कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में गलती कहाँ हुई है, सरकारों ने क्या समझौते कर लिए हैं, और क्या वाकई आम आदमी की ये हिम्मत है, चाहे वो डावास जी हों, रविंद्र जैन हो या कोई और हो, जो इतने बड़े बड़े लोगों की प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं क्या। सीधे जुड़ते हैं आजाद सिंह डावास, जो मध्य प्रदेश के सीनियर आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, रिटायर हैं, मुद्दों के लिए लड़ते हैं, तमाम रिस्क भी लेते हैं। डावास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डावास साहब, आपने एक बड़ा पत्र लिखा है और ये पत्र हालांकि कुछ दिन पहले जाना था, लेकिन आपने बताया कि आप इस पूरी फाइलों को पढ़ रहे थे, एक एक चीज़ की स्टडी की है, वकीलों से भी आपने बात की है, कानून की भी जानकारी ली है। आपने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं लिखा। मैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत सारे मसले उनके ध्यान में लाता रहता हूँ। ये अब की बार मुझे ऐसा लगा कि चूँकि अधिकारियों की इसमें मुझे एक आपराधिक मिलीभगत दिखाई देती है, और इसलिए मैंने कहा जो सबसे बड़े जो प्रशासनिक मुखिया हैं, ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं, ये उनको ही लिख दिया जाए। तो इस कारण से मैंने उनको लिखा है कि हो सकता है वो इस पर कुछ गौर करें और इस पर कुछ पुनर्विचार हो। हालांकि उम्मीद तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी वो कहते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मैंने वैसा मानते हुए बड़ी बात कह दी। आप कह रहे हैं कि ये आपराधिक साजिश है अधिकारियों की। मतलब सिंगरौली में जो खदान दी गई है कोयले की अडानी की कंपनी को, वो अधिकारियों की मिलीभगत से दी गई है। जी, जितने भी अभिलेख, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारे के सारे अभिलेख देख लिए हैं, लेकिन जितने भी अभिलेख मेरे देखने में आए उनके अवलोकन से तो
यही लगता है कि एक किस्म की ये लापरवाही नहीं है, बल्कि एक आपराधिक साजिश ही मैं इसको कहता हूँ। क्योंकि कागज़ तो वही बोल रहे हैं ना। आप एक दिन में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, 1300 से ज़्यादा, लगभग 1400 हेक्टेयर का एरिया है, एक दिन में आप कैसे इंस्पेक्शन कर सकते हैं? डीएफओ भी उसी तारीख को इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कंजर्वेटर भी रीवा उसी तारीख को इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और इंस्पेक्शन के साथ उसी दिन ऑनलाइन रिपोर्ट भी भेज दी जाती है एक ही दिन में। एक अधिकारी तो इंस्पेक्शन डेट का वो भी नहीं, डेट भी नहीं दे रहे हैं, उनके सिग्नेचर के साथ ही एक डेट है, वो 21 तारीख है। दूसरे इंस्पेक्शन डेट 9 बता रहे हैं, नीचे सिग्नेचर के साथ 21 बता रहे हैं, और एक ही दिन में ये सब भेजना, और दोनों के दोनों इंस्पेक्शन रिपोर्ट हूबहू कॉपी हैं। एक दो वर्ड आपको, एक आध सेंटेंस, क्योंकि जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी उसको एक आध अपना जोड़ना पड़ता है, बस वो जोड़ा हुआ है। तो एक ही मामला है, उसमें जितने भी कॉलम्स हैं जो स्पेसिफाइड हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत, जब ये बनता है, केस बनता है, तो उसमें वो सब इस तरह की टिप्पणियां दी हुई हैं कि वो उसमें बस सिर्फ करना है, उससे आभास यही होता है कि करना है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें क्या कोई टेंडर निकाला गया था क्या, या सिंगल आवेदन पे पूरा के पूरा जंगल दे दिया? नहीं, ये तो दरअसल क्या है कि जो भी कंपनी है, जैसे इसमें स्ट्रैटेटेक कंपनी मिनरल रिसोर्सेज जो अडानी जी की है, उन्होंने ये दिया है ऑनलाइन आवेदन 2021 में दिया था, लेकिन इस पे सिंगल आवेदन है, ये सिंगल आवेदन है, कोई इस पे कोई टेंडर भी जारी नहीं किया। यदि टेंडर करते तो हो सकता है कुछ। नहीं, ये तो एक आवेदन दिया जाता है और उसके ऊपर से ऐसा नियम है क्या? नहीं, अगर कोई दूसरे भी हों उसी केस के लिए, वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्हीं का देखने में आया है, मेरी जानकारी में। तो आपने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जी जंगल को बचाने के लिए बिताया है, तो जब जंगल कटता है तो मुझे लगता है आम आदमी से ज़्यादा दर्द आप लोगों को होता होगा, क्योंकि आप लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की है पूरे जीवन भर। अभी आप जंगल जब कटते देख रहे हैं सिंगरौली का, कितना बड़ा नुकसान देख रहे हैं आप सिंगरौली और सिंगरौली के आसपास का? इस वैज्ञानिक आधार पर समझा दीजिए। नहीं, देखिए, अब आप जब इतना बड़ा एरिया में, लगभग 1400 हेक्टेयर एरिया में जब पेड़ कटेंगे, तो एक पेड़ की उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या देते हैं। एग्जैक्ट उसको तो नहीं कहा जा सकता, बट अगर इसको हम जोड़ के देखें तो मेरे ख्याल में पैसे की गिनती कम पड़ जाएगी, इतना बड़ा लॉस है। और पैसे के साथ साथ जो पर्यावरण है, जो लोकल पर्यावरण है, और जिस तरह से ये अनुमतियाँ दी जा रही हैं, आज सिंगरौली में दी है, कल सीधी में दी जाएगी, तो परसों मंडला में दी जाएगी, फिर डिंडोरी में दी जाएगी। मेरा सवाल इसमें यही है कि जो ये प्रक्रिया का जो मजाक बनाया गया है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जो अनुमति का प्रोसीजर है, उसका ही मजाक बना दिया है। आप हाथी कॉरिडोर की इसमें बात कर रहे हैं। हाथी कॉरिडोर, जब उसमें लिखा हुआ है कि हाथी कॉरिडोर है, तो हाथी कॉरिडोर में फिर आप लिख रहे हैं कि हाथी कॉरिडोर है तो इस एरिया में कोई स्थायी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई लेबर कैंप नहीं होना चाहिए, फलां नहीं। यहाँ तो पूरे एरिया को ही उजाड़ा जा रहा है, तो आप उस कॉरिडोर को उजाड़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन तो छोड़िए, पूरे एरिया को जब आप उखाड़ रहे हैं। हाथी कॉरिडोर है तो हाथियों का अगर मूवमेंट आप देखें कि वाइल्ड में किस तरह का बिहेव करता है, बड़ी त्रासदीज हो जाती हैं। वो कल को हाथी वहाँ से डिस्टर्ब होके अगर सिंगरौली में घुस गए, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जनहानि वहाँ हो सकती है और दूसरा नुकसान हो सकता है? कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ नहीं किया। और इसमें लिख दिया है कि हाँ 4-6 कंडीशंस हैं, उसको पालन कर लेता है। कौन पालन करने जा रहा है? आप देखिए, आपका ही मैंने 1-2 प्रोग्राम मैंने देखे इसी से संबंधित। पुलिस कॉरिडोर कर रही है, कॉर्डन ऑफ कर रही है पूरे एरिया को, किसी को जाने तक नहीं दे रही हो रही है, तो पुलिस घेराबंदी बनाई, घेराबंदी कर रही है। एक डेलीगेशन भी एक अपोजिशन पार्टी का गया था, वो डेलीगेशन को नहीं जाने दिया, फिर बड़े मुश्किल से कुछ शर्तों के तहत आप उनको केवल 2-3 लोगों को ले गए थे, एक टूरिज्म टाइप उसका करवा दिया। उससे थोड़ी वो होता है। तो नवाज साहब, 1-2 और आप ये कह रहे हैं
कि ये सब ऊपर से हो रहा है, ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद बहुत कम है, फिर भी आप चिट्ठियाँ तो लिख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जी, हम अपना काम कैसे छोड़ देंगे जनसभा, हमें तो ये काम करना ही है। आप नहीं सुनेंगे, जैसे आपने कहा कि सीएम को क्या पीएम को भी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी लिखेंगे, जो अपना मिनिस्ट्री है वहाँ भी लिखेंगे। लेकिन आप चारों तरफ देखिए, ये सिर्फ सिंगरौली में ही नहीं हो रहा, ये सरकार जो पिछले 10-11 साल से चल रही है, इसको मैं तो यही मानता हूँ कि इसको पर्यावरण संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमारा केंद्र में मंत्रालय है, जिसको हम वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के, मैं तो कहता हूँ ये इसको अब पर्यावरण क्या है, इसको तो प्रदूषण मंत्रालय कर देना चाहिए, नाम बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए इसको। क्योंकि आप देखिए ना, अभी आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से अरावलीज को लेके किस तरह का मसला उठा है। तो रुक गया, सुप्रीम कोर्ट ने कृपा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कृपा इसलिए थोड़ी सी जो मेरी समझ में आ रही है कि वो जन आंदोलन वहाँ उस लेवल का जन आक्रोश उस लेवल। सिंगरौली में जन आक्रोश क्यों नहीं दिख रहा? सिंगरौली में जन आक्रोश इसलिए नहीं दिख रहा है कि वहाँ के लोगों की तासीर में और मध्य प्रदेश के लोगों की तासीर में, वो राजस्थान था। जी जी, वो राजस्थान था, ये मध्य प्रदेश है। ये मसला गरीब आदिवासियों से जुड़ा है जैन साहब। गरीब आदिवासियों के लिए बातें की जा रही हैं। जैसे अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा, एक दलित एजेंडा यहाँ तैयार हो रहा है, ठीक है। आप करते रहिए ऐसे एजेंडे, जहाँ जहाँ आदिवासी पिट रहे हैं, लूट रहे हैं, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वहाँ आप बोलने को खाली नहीं है। आज तक मैंने इस प्रोजेक्ट को लेके जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सीनियर नेता, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, जीतू पटवारी जो अध्यक्ष हैं या उमंग सिंगार, ये मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो आज भी दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, मैंने तो पिछले 6-8 महीने से एक लाइन मुंह में दही जम गया, एक लाइन का स्टेटमेंट नहीं। अडानी के खिलाफ बोल सकते हैं ये लोग? तो अब जब इतने वरिष्ठ नेता, आप कहते रहिए आप पर्यावरण संरक्षण और दलित एजेंडा की बात करते रहिए, जब मौका आता है तो आप बोलते नहीं। साहब आप कभी रहे उस एरिया में, सिंगरौली है वहाँ? मैं रीवा संभाग में नहीं रहा, वैसे मैं लगभग 7 संभागों में मैंने काम किया, लेकिन मेरा देखा हुआ है। मेरा आखिरी सवाल, आपने कहा है कि ये वन अधिनियम के 1980 का बड़ा मजाक है ये जी, क्या कभी जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्यों नहीं, कोर्ट तो देखिए, कोर्ट के भी जो हालात हैं वो छुपी नहीं है, सकारात्मक, लेकिन उम्मीद रही है जी, लेकिन जाए तो जाए कहाँ, लास्ट रिसोर्ट तो कोर्ट ही है ना। हाई कोर्ट पहला बनता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल बनता है, फिर हाई कोर्ट बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट बनता है। तो ये उम्मीद तो की जाए कि कहीं ना कहीं से राहत मिलेगी। और इसको अगर इस प्रोजेक्ट को मान लीजिए कहीं बीच में भी जाके भी रुकावट आती है, तो कम से कम अगले प्रोजेक्ट जो आएंगे उनमें तो नुकसान को रोका। नवाज साहब, एक सवाल और पूछ ले रहा हूँ जी। जिस तरह आपने पूरा जीवन बिताया, आप एक तरह से कहते हैं रिटायर हैं इस समय, हम भी आपके एज के लगभग जी, क्या जो हताशा निराशा हम लोगों में आ गई है, हम लोगों में इसलिए, देखिए हम कोशिश तो कर रहे हैं पर हम समझ रहे हैं कि हमारी कोशिश फलितार्थ नहीं हो पाएगी, क्या इसलिए जैन जी आगे आ रहे हैं और जैन जी आंदोलन देशों में बढ़ रहा है? कई देश हम देख रहे हैं कि जब ये निरंकुश हो गई हैं सत्ताएं, सम्राट निरंकुश हो गए हैं, राजा निरंकुश हो गए हैं, तो जैन जी सड़कों पे उतर रहे हैं। क्या कभी आपको लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस हमारी वाली पीढ़ी तो एक तरह से हताश और निराशा के उसमें डूबती जा रही है, पर ऐसे जंगलों से बचाने, जानवरों को बचाने, शहरों को बचाने, पर्यावरण को बचाने बच्चे आ सकते हैं कभी आगे? मुझे लगता है ये इसमें समय लगेगा, लेकिन ये दिन आएगा ज़रूर। क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो ना सिर्फ पर्यावरण पे है, रोज़गार पे आप ले लीजिए, आप महंगाई पे ले लीजिए, देश की आर्थिक हालत पे ले लीजिए, प्रदेश की ले लीजिए। प्रदेश की क्या आर्थिक हालत है, 5 लाख करोड़ के कर्ज में हम दबे हुए हैं, पैसा देने को वो नहीं है आपके पास, कर्ज का पैसा देने को लौटाने के लिए नहीं है, ब्याज का पैसा लौटाने के लिए मात्र 25% आपके बजट का मुश्किल से डेवलपमेंट पे पता है जी कि लाडली बहना को पैसा देने के लिए सरकार ने बड़ा अच्छा उपाय किया है, शराब को 25% महंगा कर दिया है।
अब शराब से मान लीजिए आप एक 20,000 करोड़ और कमा भी लेंगे। टोटल 20,000 करोड़ आएंगे जी, वो आप मान लीजिए कम 16,000 से 20,000 हो जाएगा। एक अंदाजा मैं कह रहा हूं, तो उससे उससे जो है वो क्या होने वाला है, जहां जरूरत आपको लाखों करोड़ की है। स्कूलों की हालत क्या है, स्वास्थ्य की क्या हालत है। अभी जो इंदौर में हुआ, आप देखिए कि मरीज जो है एमवाई हॉस्पिटल को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ दौड़ रहे हैं। ये हालत है प्रदेश की। आप किसी भी मुद्दे को उठाइए, लेकिन दुर्भाग्य है इतना इतना अनर्थ इस प्रदेश में हो रहा है। देश तभी में तो जनता वोट उन्हीं को देती है नहीं, जिनसे आप नाराज हो। जनता को, जो कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कहा था कि वो ये रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेस, अभी जनता को जो है वो धर्म की अफीम चटाई जा रही है। अभी जनता उसमें लगी हुई है, लेकिन दिन आएगा और मुझे लगता है कि मुझे तो जो आपने बात की, मैं कम से कम उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैं ना हताश हूँ ना निराश हूँ। मुझे उम्मीद है, और आखिरी उम्मीद तो जेन जी पे है। अभी जेन जी को एजुकेट और ट्रेन करना पड़ेगा, जो एक बड़ा टास्क है। उसको देखिए कौन करता है और कैसे होता है। लेकिन चलिए, अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ये हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, हमारी पीढ़ियों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। वाकई एक अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, यहाँ कितने रिटायर आईएफएस हैं, सबके मुंह में दही जम गया। एक तो है जो कम से कम बाहर निकल के आए कि नहीं आप सिंगरौली में गलत कर रहे हैं, नहीं पेड़ काटना गलत है, नहीं ये जो 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं गलत है। कोई तो है जो आवाज़ उठा रहा है। इस आवाज़ में अपनी आवाज़ को जोड़िए, जहाँ गलत हो रहा है उसे गलत कहना सीखिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।